जैसा कि आज जो हमारी क्लास का मंतव्य है या मोटो है, वो ये है कि मैं कुछ ऐसे विषयों पर सामान्य चर्चा करूं, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को टारगेटेड कर पाएँ, ओरिएंटेड कर पाएँ और अगर ऐसा आप कर पाते हैं, तो ये आपके फ़ेवर में जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली इस बात को समझिए कि अगर आप इस बात से सहमत हैं, किस बात से? ध्यान से सुनिएगा, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अजीब लग सकती हैं मेरी आज, क्योंकि मैं एमपीपीएससी के बारे में या इसके सिलेबस के बारे में या प्रश्न पूछे जाने के बारे में कुछ ऐसी चर्चा करूँगा जो थोड़ी-सी अजीब लगेंगी आपको। हो सकता है कि आपका मन ईश्वर से उठ जाए कि हे भगवान! ऐसा क्यों हो रहा है? या ऐसा भी होता है, हमारी क्या गलती है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? विश्वास करिए किसी के साथ भी ये होगा, आप ही नहीं किसी के साथ भी। सबसे पहले मैं अगर आपको बता दूँ कि एमपीपीएससी ने जो आपको प्रीलिम्स का सिलेबस दिया है, वह सिलेबस आपको एक दायरा तो बताता है, परंतु वो एक निश्चित दायरा नहीं है। उस दायरे के बाहर भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि एमपीपीएससी बनाता है और आपको देता है। सबसे पहले ये समझिए कि एमपीपीएससी किस तरीके से काम करता है या ये जो पेपर सेट होते हैं वो किस तरह से सेट होते हैं और उन पेपर सेट होने से आपको कितना मतलब पड़ता है या आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या कारण है कि कोई भी ट्रेंड स्टेब्लिश नहीं हो पाता, उससे पहले सिलेबस चेंज हो जाता है और फिर एक नया सिलेबस आ जाता है और फिर बात होती है कि चलो अब इस पे करेंगे। 2-4 साल होते हैं, फिर नया सिलेबस आ जाता है। इसको समझ लीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, जिसके अंतर्गत 10 यूनिट्स की बात की गई है, आपका सिलेबस इसके दायरे से भी बाहर है। प्रश्न पिछले साल भी, उससे पहले भी हमेशा ये होता रहा है कि सिलेबस से बाहर आते रहे। वस्तुतः उसका कारण एमपीपीएससी नहीं, हमारा एक भ्रम है, या यूँ कहें कि तथाकथित विद्वानों के जो स्टेटमेंट हैं, या ये कहते हैं कि आपका सिलेबस जब पूरा हो गया है। ये बहुत ही वेग शब्द है, इसको समझ लीजिएगा। सबसे पहली बात, एमपीपीएससी के 10 यूनिट्स के बाहर या उन 10 यूनिट में आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। वो सिलेबस अवक्तव्यम की श्रेणी में आता है। अवक्तव्यम का मतलब होता है कुछ कहा नहीं जा सकता। जैन दर्शन या जैन फिलॉसफी में अगर आपने स्यादवाद पढ़ा है, एथिक्स में तो पढ़ा ही होगा, तो वहाँ पर स्याद अस्ति च नास्ति च, स्याद अस्ति च वक्तव्यम, सात नास्ति च वक्तव्यम, इस तरह की बातें होती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शब्द है वो है अवक्तव्यम, अर्थात कुछ भी कहा नहीं जा सकता, या यूँ कहें कि सापेक्ष रूप से कहा जा सकता है, निरपेक्ष रूप से कुछ नहीं। जिस तरह से जैन दर्शन ये मानता है कि जो पूर्ण ज्ञान है, काल और दिशा अर्थात समय की सीमाओं से परे, स्थान से परे जो संपूर्ण ज्ञान है, वो केवल जिनको या केवल्य को प्राप्त होता है, केवलीन को प्राप्त होता है। वो ज्ञान आम लोगों के बस का नहीं। ये क्यों नहीं है, इसको समझ लीजिए। क्योंकि हमारा देखने का नजरिया सामान्यतः एक पक्षी होता है, एक आयामी होता है। जब हम एक आयाम से देखते हैं तो दूसरा आयाम देख ही नहीं पाते। जैसे कि आप सब सिलेबस को किस तरह से देखेंगे, आप सब सिलेबस को देखेंगे स्टूडेंट की नज़र से कि हमें इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कर लें तो हमारा प्री हो जाए, क्योंकि प्री के मार्क्स तो अंतिम रूप से जुड़ने नहीं है। टीचर सोचता है कि मैं सिलेबस में से वे महत्वपूर्ण चीज़ें निकाल लूँ जिससे बच्चों का मैक्सिमम भला हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चा यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने तो आया नहीं है, वो एग्ज़ाम निकालने आया है, दूसरों से बेहतर। ठीक है, 2 बातें हो गई। तीसरा जो मुद्दा है वो क्या है? तीसरा मुद्दा ये है कि एमपीपीएससी ने जो एग्ज़ाम रखी है, ये केवल छँटनी प्रक्रिया है, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। बस ये 3 चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको प्री का मतलब समझ में आ जाएगा। एमपीपीएससी पेपर बनवाता है और आप विश्वास करिए, सामान्यतः 2 या 3 सेट तैयार होते हैं। उन 3 सेट में से 1 सेट आपके पास अप्रैल के दिन, जो निश्चित तारीख है, उस दिन आएगा। एमपीपीएससी भी सामान्यतः नहीं जानती है कि ये वाला पेपर आने वाला है। बड़े ही गोपनीय तरीके से काम होता है। अगर ऐसा है तो मामला एकदम क्लियर है, अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं। अब देखिए, जनवरी में हम बैठे हैं, आज 11 जनवरी की तारीख हो गई है और अप्रैल में आपको पेपर देना है। तो जो अब आप मैं कहूँ कि भैया हम केवलिन हो जाएं, जीन हो जाएं, फलाना हो जाए, ढिकाना हो जाए, सारा ज्ञान हो जाए, तो उत्तर है नहीं। हमारे पास जो नज़रिए है, हम उसी नज़रिए से काम कर लेते हैं। आपका नज़रिया क्या है कि हम किस तरह की प्लानिंग करें जिससे हमें अधिकतम लाभ हो, क्योंकि यह लाभ अन्य की अपेक्षा आपको बेहतर बनाएगा। जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे,
जो भी क्राइटेरिया फिक्स हैं, रोस्टर प्रणाली, फलाना ढिकाना, रिजर्वेशन इशू, इन सब के परे जब अंतिम रिजल्ट आएगा तो केवल इसी बात से निर्भर करेगा कि दूसरों से बेहतर कितना आपने किया है। अगर आप दूसरों से बेहतर कर रहे हैं तो काम अच्छा है, अगर नहीं कर रहे हैं तो दिक्कतें हैं। तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें ये बात समझनी है कि हम वो कौन से ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां अगर हम एक्यूरेसी के साथ चले तो हमारा काम आसान हो सकता है। अब देखिए इसमें भी दो समस्याएं हैं, ये जान लेना कि सत्य क्या है और दूसरा होता है सत्य जीना। अगले आधे घंटे 1 घंटे जो भी मैं बात करूंगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उस पर आपकी सफलता इस बात से निर्भर करेगी कि आप उसको कितना सीरियसली लेते हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा, आप उसको लागू करते हैं कि नहीं करते। अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्या मैं पार ब्रह्म परमेश्वर हूँ कि जो बोलूँगा हो जाएगा? उत्तर है नहीं। मैं अपने सीमित ज्ञान के दायरे को थोड़ा विस्तारित कर चुका हूँ। क्यों कर चुका हूँ? क्योंकि पिछले 10 या 15 सालों से लगातार MPPSC को देख पा रहा हूँ। मैंने अपना पहला प्री 2003 में दिया था, 17 साल 18 साल हो गए उस बात को। पहला इंटरव्यू दिए 13 साल हो गए, 2-3 पोस्टें आई गई चली गई, लेके दे के छोड़ लिया, सब हो गया। अब जो मुद्दा है वो क्या है? जितना मैं समझा वही ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ। ज्ञान के लीजिए या फिर ट्रिक के लीजिए, जैसा भी आपको कहना हो। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप किसी भी स्थिति में 100 प्रश्नों की तैयारी अगर करते हैं तो आप एग्जाम के बाहर हैं। आपको हमेशा 80 प्रश्नों की तैयारी करनी चाहिए। जैसे कि मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बोलता हूँ कि 240 पेपर हम बना रहे हैं, उसमें मेरी कोशिश है कि 75 प्रश्न आपको मिल जाए। या तो प्रश्न सीधा सीधा मिल जाए या फिर उन प्रश्नों की जो व्याख्या डिटेल दे रखी है उसमें से आपको मिल जाए। ठीक है, एकदम सीधा सॉलिड बात हुई करेंगे। अब आप ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि नहीं सर केवल 80 प्रश्नों को अटेम्प्ट करने की बात करें तो गलत है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी तैयारी को फोकस करिए 80 के लिए, और आप देखेंगे कि इसी कॉन्फिडेंस से आप बाकी 20 में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम 20 की तैयारी करते हैं या 30 की तैयारी करते हैं, बाकी 50 से 80 निकल जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ। एक दूसरी बात जिसको हमारे गांव खेड़े में कहते हैं कि भैया दूसरे की थाली में बैंगन ज़्यादा लगता है, ये अपने जीवन में सबसे ज़्यादा कमी खुद को लगती है। इसी बात को 20वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक जीन पॉल सार्त्रे ने अस्तित्ववाद के नाम से दर्शाया। अस्तित्ववाद हमेशा ये कहता है कि हमारे पास क्या है, इससे ज़्यादा हम इस बात से दुखी हैं कि दूसरे के पास क्या है। हमारे पास कम क्यों है, दूसरे के पास ज़्यादा क्यों है, इस बात से दुखी हो जाते हैं। तो मेरा ये कहना है, इसी थ्योरी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम अपनी थाली के बैंगन को अच्छे से भरता बनाएंगे और उसको खाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि 80 में आराम से काम होना है। बाकी 20 है, और जो 80 की तैयारी कर रहा हूँ मान लीजिए कि 20 में से 10 करके आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। जैसा कि आपको भ्रमित किया गया है या बताया गया है कि आपकी प्रीलिम्स के सिलेबस में 10 यूनिट्स हैं। प्रश्न इससे बाहर से भी बनते हैं, मैं बताऊंगा कहाँ से क्या, वो दायरा कैसे एक्सटेंड हो जाता है। उसमें MPPSC की गलती नहीं, वो कुछ भी लिखेंगे, कितने भी लोग कितना पढ़ाएंगे तो भी 10 में से 8 तक ही पहुंच पाएंगे, 8 से आगे नहीं पहुंच पाएंगे। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। अब 10 यूनिट्स हैं। अब 10 यूनिट में से कौन सी ऐसी यूनिट है जो कि आपके बहुत काम की है? अच्छा, काम का मतलब क्या है? जैसे कि एक उदाहरण से समझिए, मैं मान के चल रहा हूं कि आप सभी लोग पुरुष जाति के हैं। पुरुष जाति से उदाहरण करते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। एक पुरुष है, डिप्टी कलेक्टर बन गया है। अब उस पुरुष के लिए रिश्ते आ रहे हैं महिलाओं के कि भैया विवाह करना है। ठीक, अब उसके सामने सारा जहां है, वो जिससे चाहेगा उससे विवाह कर सकता है। बहुत सारे प्रपोजल हैं। उस प्रपोजल को 2 कैटेगरी में बांटता है। एक कैटेगरी, लड़की बहुत सुंदर है, शारीरिक सौंदर्य बहुत अच्छा है। आंतरिक सौंदर्य की बात नहीं कर रहे, शारीरिक सौंदर्य की बात कर रहे। शारीरिक सौंदर्य बहुत अच्छा है, किंतु परिवार के साथ सामंजस्य स्थापने की संभावना काफी कम है। दूसरी तरफ शारीरिक सौंदर्य जो औसत किस्म का है, परंतु बाकी परिवार के साथ या एडजस्टमेंट या मेजोरिटी काफी अच्छी है। तब विकल्प क्या होगा, किसको चुनेगा? देखो, अगर प्यार मोहब्बत है तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते, परंतु अगर दिमाग ठिकाने हैं और तर्क बुद्धि पे काम है तो दूसरा विकल्प ज़्यादा बेहतर है। आप सभी ये करेंगे और मुझसे भी कोई राय मांगेगा तो मैं कहूँगा ठीक है, शारीरिक सुंदरता आज है कल नहीं है, परंतु जो आंतरिक सुंदरता है या फिर मैच्योरिटी है वो काफ़ी काम आनी है, उससे जीवन अच्छा हो जाएगा। तो हमारे लिए मैच्योरिटी क्या है इसको समझिए। मैच्योरिटी के आधार क्या है?
नंबर 1, कम समय में तैयार हो। मैंने क्या कहा कि चलो इतिहास पढ़ते हैं, और इतिहास इस भाव से पढ़ते हैं कि माँ कसम बदला ले लूंगा इतिहास से, एक फैक्ट नहीं छोड़ूंगा। अगले 4 साल तक इतिहास और आप एक दूसरे जूझते रहे, आखिरी में कौन शहीद हो गया मुझे नहीं पता, क्योंकि इतिहास तो अपने आप में एक अमूर्त विषय, उसको हम कैसे शहीद कर सकते हैं। ज्योग्राफी, माँ कसम बदला लूंगा। अच्छा, हो सकता है कि किसी इतिहास और ज्योग्राफी के टीचर को बुरा लग जाए कि हमारा धंधा खराब कर रहा है। मैं खुद इतिहास विषय का शिक्षक हूँ, ये बता रहा हूँ आपको मैं। और इतिहास से मैंने 5 बार IAS मुख्य परीक्षा ली। पहले सब्जेक्ट होते थे तो MPPSC भी मुख्य परीक्षा में लिया है। इतिहास, ज्योग्राफी, सचेत हो जाना, नाम ले लिया अभी से। ये आपके पूरे सिलेबस का 50% एनर्जी को निचोड़ डालते, 50 से 60%। इस बात को बता दिया। कम समय में तैयार हो जाए, इसका मतलब है कि हमने जो कुछ भी पढ़ा है, आगे आने वाले समय में हमारे पास वो यूनिट्स इस तरह की हो कि अच्छे से उसको घोट कर पी लें। दूसरा, उससे पूछे जाने वाले प्रश्नों का दायरा सीमित हो। यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 9, यूनिट नंबर 8, ये 3 ऐसी यूनिट्स हैं, यूनिट नंबर 5, जिनके प्रश्नों के पूछे जाने का दायरा बहुत लिमिटेड है। सबसे मजेदार चीज है यूनिट नंबर 10, जितने कमीशन दे रखे हैं उनके निश्चित, अभी हमारे गौरव दुबे सर कल बात कर रहे थे कि सर मुझे और पेपर बनाना है, लगभग 1000 से ज़्यादा प्रश्न बना चुका हूँ और अब कोई प्रश्न बचा नहीं है, केवल अपग्रेडेशन कर देते हैं। हमारे जो कमीशन के टीचर हैं गौरव दुबे सर, वो बात कर रहे थे। मैंने कहा कि सर आप चिंता मत करिए, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि जितने प्रश्न आए यहाँ से आए, क्योंकि सर 101% गौरव दुबे सर का एक 28 जुलाई का वीडियो डला है, आप उसको देखिएगा। 6 प्रश्न आए थे पिछले पेपर में और उन्होंने वीडियो के माध्यम से बताया था कि भैया ये मैंने पढ़ाया और यहाँ पर ये आया है। जिस दिन उन्होंने पढ़ाया था उस वीडियो को कट करके उसकी कटिंग डाली है उस वीडियो में, आप देखेंगे। बढ़िया, 6 प्रश्न आए एकदम सॉलिड, 6 उठाए और 6 के 6 बन गए। तो ऐसा आधार लेंगे हम लोग, तैयारी का समय ध्यान रखेंगे और पूछे जाने वाले प्रश्नों को दायरे। इसका मतलब है कि एक्यूरेसी लेवल, आपने 4 गोलियां चलाई पर चारों की चारों निशाने पे है। 4 चलाई, चारों निशानों पे बची 6 में से अगर 3 भी निशाने पे लग गई तो आप 70% क्वेश्चन कर दिए, सिलेक्शन की दौड़ में आ गए। उसके बाद एक गोली और निशाने पे मारनी तो आप 80% पे पहुंच जाएंगे। समझ में आया? ये करना है। आओ कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, यूनिट नंबर 10, मैं प्रायोरिटी बता रहा हूं, आप पेन कॉपी हाथ में रखिएगा, बार बार आपको नहीं परेशान होना है, एक ही बार में बताऊंगा, काम खत्म हो जाएगा। यूनिट नंबर 10, पिछली बार 6 प्रश्न थे। मेरा ऐसा मानना है, हमारा ये मानना है कि 5 से 6 प्रश्न इस बार फिर से मिलेंगे। ठीक है, 5 से 6 प्रश्न मिलेंगे। उसमें भी कुछ कमीशंस ऐसे हैं 3 से 4 जहां से प्रश्न बनना ही है। आप गौरव दुबे सर से बात करेंगे तो प्रश्न भी बता देंगे कि हाँ ये प्रश्न पूछिए, जाने की संभावना इस बार ज्यादा है। ठीक है, वो प्रश्न टेस्ट सीरीज में मिलेंगे आपको, ध्यान दीजिए। तो यूनिट नंबर 10 सबसे पहली प्रायोरिटी पे है, अभी से भिड़ जाइए और 4 से 5 बार अप्रैल तक निपटा दीजिए। क्वेश्चन मैक्सिमम लगा दीजिए। अभी तक यूनिट 10 पर जो सही सलीके के जो प्रश्न हैं वो बने हुए हैं, आप उसका फायदा ले सकते हैं। इसके बाद नंबर 2 पोजीशन पे आती है, मैं 3 श्रेणी बनाऊंगा, A क्लास, B क्लास और C क्लास, और एक D क्लास भी बना देते हैं। A क्लास में यूनिट नंबर 10 आ गई है, A क्लास में आ जाएगी यूनिट नंबर 9। यूनिट नंबर 9 में क्या है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसमें एक चीज इनहेरेंट है जो लिखी नहीं हुई है, वो है कंप्यूटर। ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न, हालांकि इसका विस्तार वहां होता ही है। तो जो स्टैटिक कंप्यूटर के क्वेश्चन है वो भी इसमें आते हैं। 5 से 7 प्रश्न फिर यहां बनेंगे। ये यूनिट 10 से ज्यादा व्यापक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। यूनिट 10 को करने में बहुत लिमिटेड समय चाहिए, पूरे नोट्स 30 से 40 पेज में आ जाते हैं। 40 पेज को अच्छा पढ़ने वाला व्यक्ति 2 दिन में निपटा देगा और रिवीजन तो फिर बहुत आसानी से कर लेगा। तो 80 प्रश्न और यूनिट, कुछ यूनिट्स जो आपको तुरंत कर लेनी चाहिए वो मैं आपको देके जाऊंगा, आज बताऊंगा आपको कहाँ मिलेगी। ठीक है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में 5 से 7 प्रश्न आपको बनेंगे। तो सबसे पहले यूनिट नंबर 10 करना है, उसके बाद यूनिट नंबर 9 को कंटिन्यू करना शुरू कीजिए। अगर आप उसको 1 महीने में भी कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी विजय है। ठीक है, क्योंकि इसको कम से कम 2 से 3 रिवीजन देने पड़ेंगे, तब जाके मामला बनेगा। जैसे मैं आर्ट्स का विद्यार्थी रहा हूँ, इतिहास, फिलॉसफी, हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस,
ये सब्जेक्ट रहे, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, तो इसका मतलब है कि साइंस वाला मामला गड़बड़ है, बीए किया हुआ है आर्ट्स सब्जेक्ट से, इसका मतलब है कि साइंस दिक्कत है। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं आपकी जगह होता तो अभी से इसको 2 अगरबत्ती लगाता और एक अच्छे मटेरियल से, अच्छे वीडियो क्लासेस से, क्योंकि ऑफलाइन तो बेटा आप परेशान होने की जरूरत नहीं, बीमार हो गए तो एग्जाम देने लायक भी नहीं बचोगे। तो हमें क्या करना है, यूनिट नंबर 9, तो ए श्रेणी का दूसरा यूनिट है यूनिट नंबर 9। यहाँ 5 से 7 प्रश्न आपको मिलेंगे। ये वीडियो आपके एग्जाम के बाद तक रहेगा अवेलेबल। मैं फिर बताऊंगा कि मैंने कौन से पर कहाँ कितने प्रश्न आने की बात कही थी और कितने आए। अब इसमें अगर आप सिलेबस देखेंगे तो ये सिलेबस काफ़ी महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ई कॉमर्स। कहीं भी कंप्यूटर नहीं लिखा हुआ है, परंतु इसमें जोड़िएगा कंप्यूटर। ठीक, अगला यूनिट नंबर 8। अब यूनिट नंबर 8, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न यूनिट नंबर 8 से आने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं उसको गौर करिएगा। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व में स्थान, महत्वपूर्ण घटनाएं, ए और 2, इसका मतलब समझ रहे हैं क्या है? इसका मतलब है करंट अफेयर्स, नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट करंट अफेयर्स। और पिछली बार करंट अफेयर्स से यहाँ से 6 प्रश्न थे, 1 और 2 से प्रश्न कितने थे? 6 में से 3 प्रश्न से 4 प्रश्न मैंने प्रिडिक्ट किए थे, पढ़ाते हुए बताया था कि छप गया है। 6 में से 4 प्रश्न के बारे में कहा था कि छप गया है। इस बार भी यही सब चल रहा है, ठीक है। बहुत कम क्लासेस में 4 क्लासेस ली थी, 4 में मैंने 6 क्वेश्चंस कवर करवा दिए थे। बाकी का जहाँ लॉकडाउन के नहीं पढ़ा पाया तो टेस्ट सीरीज में वो क्वेश्चन दिए और उठा के मैंने बताया था कि ये प्रश्न यहाँ से, ध्यान दीजिए। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व स्थान, महत्वपूर्ण घटनाएं, इसका मतलब है करंट अफेयर्स। 6 क्वेश्चन मान के चलिए। फिर है भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल प्रतियोगिताएं, पुरस्कार। यह संस्थाएं लिखा है, प्रतियोगिता लिखा है, पुरस्कार लिखा है, पर इसका मतलब है गेम्स का जो स्टैटिक पार्ट है, वो स्टैटिक पार्ट की बात कर रहा हूं। स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, गेंद का भार क्या होता है, फुटबॉल के मैदान का आकार क्या है, बैडमिंटन की जो शटल कॉक है उसमें कितनी फुद्दियां या फिर वो जो फर्म्स होती हैं वो कितनी फर्स होती हैं, ये सब पूछे जाते हैं। अब ध्यान दीजिए, शुरुआत के जो 2 हैं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व संस्थाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं, इसको लिख लिए करंट अफेयर्स, एमपी और नेशनल इंटरनेशनल, जो मैं कराता हूं। 6 से 8 प्रश्न, कम से कम 6, मैक्सिमम 8, एकदम टू द पॉइंट बात कर लीजिए। इसके बाद में है खेल संस्थाएं, खेल बेसिक्स, इसके बाद में एमपी, उसके बाद नेशनल, और इनका दायरा करंट अफेयर्स में भी जाता है, इसलिए 5 से 7 प्रश्न ये, यानी कि कम से कम यूनिट 10 से 10 से 12 प्रश्न आने ही आने हैं, और अगर सही तुक्का बैठ गया तो ये 15 हो जाने। अभी लिख के रख लो, यूनिट नंबर 8 से 10 से 12 प्रश्न मिलने हैं, सही तीर तुक्का रहा तो ये 15 प्रश्न है। 10 से 15 प्रश्न की रेंज किसी और यूनिट की नहीं है आपके। और इसमें एक्यूरेसी के क्या पूछेंगे, एक्यूरेसी के क्या पूछेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ए क्लास के यूनिट्स बताएं। यूनिट नंबर सबसे पहले 10 पढ़ना शुरू करो, फिर यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 8। इसमें सबसे कम सिलेबस है, दायरा काफ़ी सीमित है यूनिट नंबर 10 का, उसके बाद यूनिट नंबर 8 का, फिर उसके बाद यूनिट नंबर 9 का। यूनिट नंबर 8 में बस एक ही दिक्कत है, व्यक्ति और मैटर सही चुनना है, नहीं तो करंट अफेयर्स के नाम पे एसएससी का, बैंकिंग का, रेलवे का, पटवारी का करंट अफेयर्स पढ़ा दिया जाता है। उसमें गलती नहीं है, बेचारे पढ़ाने वाले को भी नहीं पता है कि हमें क्या पढ़ाना है। ये बात ध्यान दीजिएगा। यूनिट 8 में केवल एक ही समस्या है, ये दायरा सीमित तब है जब आपको पता है कि क्या पढ़ना है, ठीक है। तो ए श्रेणी की 3 यूनिट बता दिए मैंने, 10, 9 और 8। और अगर इन तीनों का वेटेज मैं आपको बता दूं तो ये तीनों का वेटेज आ जाएगा आपका 25 से 30 प्रश्न, यानी कि 100 क्वेश्चंस में आपके 25 से 30 क्वेश्चन कहां से मिलने हैं, केवल इन 3 यूनिट से। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें यूनिट नंबर 10 पर एक्यूरेसी लेवल एकदम सही हो सकता है, यूनिट नंबर 8 पे हो सकता है, क्योंकि पता है तो पता है, नहीं तो नहीं पता है, दैट्स इट। और यूनिट नंबर 9। इसके बाद हम आ जाते हैं बी श्रेणी में। बी श्रेणी में सबसे ज्यादा प्रश्न और सबसे आसान, देखो
एक क्या होता है, जैसे मैं यूनिट 9 पढ़ने जाऊंगा तो मैं हूँ आर्ट का विद्यार्थी और मुझे यूनिट 9 में आता है पसीना, तो मैं क्या करता हूँ, जब एकदम फ्रेश मूड रहेगा मेरा तब सुबह उठ के मैं पढ़ूंगा। परंतु ऐसी यूनिट जिसको पढ़ने में मजा आता है, मध्य प्रदेश के किले, मध्य प्रदेश का ये, मध्य प्रदेश की झरने, मध्य प्रदेश की रोडें, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश, ये जो आता है ना छोटा मोटा पतला, मतलब जो पढ़ाई के नाम पे हलवा है, ये है आपकी यूनिट नंबर 1, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। मेले हैं, ठीक है, नदियां हैं, पहाड़ है, झरने, अभी ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो ये पोर्शन आपकी बी श्रेणी में सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है। 10 प्रश्न से 12 प्रश्न लिख के रखिए अभी। यूनिट नंबर 8 के बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यूनिट नंबर 1। इसका दायरा काफी बड़ा है, बस इस बात को ध्यान दीजिए। पर आप लोग क्या हैं, आप लोग एमपी के हैं, बहुत सारा आता है आपको, देखा हुआ है आपका, बहुत सारे बच्चे तो एक एक जिला घुमा हुए हैं। यूनिट नंबर 1 आपके लिए बी श्रेणी के जो टॉपिक है उसमें फर्स्ट नंबर पे है। इसके बाद आ जाइए यूनिट नंबर 3, मध्य प्रदेश का भूगोल। यूनिट नंबर 3 मध्य प्रदेश का भूगोल, ध्यान दीजिएगा, कल्चर वाले पार्ट में ये प्रश्नों की संख्या मैंने 10 से 12 रखी थी, मध्य प्रदेश के भूगोल में 5 से 7 रखी है, और यही वेटेज आपको मिलने वाला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 5 से 7 प्रश्न आपको कहाँ मिलेंगे, मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी में। इसके बाद में यूनिट नंबर 5A, इसको मैं 2 भागों में बांट रहा हूँ, राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। एक्चुअली इसको पॉलिटी के साथ आप पढ़ते ही हैं, परंतु पहला राज्यपाल कौन है, पहला मुख्यमंत्री कौन है, ये वो फलाना, अगर यहाँ जाएंगे तो यहाँ 2 से 4 प्रश्न यहाँ मिलेंगे। इसी तरह से राज्य की अर्थव्यवस्था से 4 से 6 प्रश्न मिलेंगे। गौर करिएगा, बड़े ही साइंटिफिक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, और एग्जाम के बाद ये जो क्लासिफिकेशन है इस पर भी चर्चा करूंगा कि क्या बताया था और क्या है। राज्य की अर्थव्यवस्था 4 से 6 प्रश्न। एमपी पढ़ने वाले ना पॉलिटी अलग करते हैं, ना इकोनॉमिक्स अलग करते हैं, ना ज्योग्राफी, ना हिस्ट्री, वो तो बस एमपी पढ़ते हैं कि भैया इससे 30-35 प्रश्न बन जाएंगे, सही बात, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद में अगला जो सेगमेंट है वो है पार्ट बी की आखिरी यूनिट, यूनिट नंबर 6, भारत का संविधान, शासन एवं अर्थव्यवस्था। इसमें 5 से 7 प्रश्न है, ठीक है बच्चों, ये मामला है आपका पार्ट बी। पार्ट बी में अगर आप ध्यान दीजिएगा तो क्या क्या बताया मैंने आपको, एक बार फिर से बता देता हूं। पार्ट बी में यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्नों या टॉपिक की श्रेणी में दूसरे नंबर पर पहला है यूनिट नंबर 1, 10 से 12 प्रश्न, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है पार्ट बी में। फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश का भूगोल 5 से 7 प्रश्न, फिर उसके बाद में संवैधानिक व्यवस्था 2 से 4, फिर उसके बाद राज्य की अर्थव्यवस्था 4 से 6 प्रश्न, ठीक। इसके बाद में पॉलिटी 5 से 7 प्रश्न, ये आ जाएगा। ये है पार्ट बी। इसका मतलब ये है कि अगर आप फर्स्ट पोर्शन को, पार्ट ए को कंप्लीट करते हैं, श्रेणी ए को कंप्लीट करते हैं, तो श्रेणी बी पे जाइए। तो दूसरी श्रेणी में मैंने क्या क्या बताया आपको, मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की पॉलिटी, मध्य प्रदेश का इकोनॉमी, और उसके बाद में पॉलिटी ऑफ इंडिया, राज्य व्यवस्था, ठीक है। ये वो पोर्शन है जो कि आपका पार्ट बी में आना चाहिए या श्रेणी बी में आना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे श्रेणी सी की। श्रेणी सी में आप 8 से 10 प्रश्न विज्ञान और पर्यावरण पर बात कर लीजिए। इसमें समस्या क्या है, बस इसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये तीनों सेगमेंट इसमें कवर होते हैं। इसके बाद इन्वायरमेंट, 4 पोर्शन इसमें कवर होते हैं, साइंस पोर्शन पूरा और इन्वायरमेंट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। परंतु इसको मैंने रखा है तृतीय नंबर पर। अगर आप पार्ट 1, 2 और 3 इन तीनों को मिला देते हैं तो ये प्रश्नों का जो क्रम है वो 65 से लेकर 80 प्रश्न तक बन जाता है। ध्यान दीजिए इस बात को, 65 से लेकर 80 प्रश्न बनते हैं। अभी मैंने श्रेणी डी की बात नहीं की। श्रेणी डी में मैंने 2 यूनिट्स रखी हैं, भारत का इतिहास 10 से 12 प्रश्न, और उसके बाद में भारत और विश्व का भूगोल 10 से 12 प्रश्न, 20 से 25 प्रश्न दोनों को मिला के आएंगे। परंतु ध्यान दीजिएगा कि बाकी 70 से 75 प्रश्न करने में जितनी एनर्जी आप लगाते हैं उतनी एनर्जी आप केवल इन 2 यूनिट्स में लगाते हैं, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर आप
इन 2 यूनिट्स को सबसे लास्ट में करें तो आपके हाथ में 70 से 80 प्रश्न हैं। हमें कोशिश क्या करनी है, अब इसमें भी एक दिक्कत है, मैं आपको चर्चा कर देता हूँ। जैसे भारत का इतिहास, अब इतिहास बहुत बड़ा है। अगर आप चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ कि 10 से 12 प्रश्न जो मैंने काउंट किए उसमें से 50% क्वेश्चन कहाँ से आने हैं। 10 में से 5 से 6 प्रश्न आपको केवल मिलेंगे मॉडर्न इंडिया से, आधुनिक भारत से। 1707 से लेकर 1764 तक जो मॉडर्न इंडिया पोर्शन है वह, और वो भी वो प्रश्न मिलेंगे जो आ चुके हैं। मैंने बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी को बगैर पढ़े केवल क्वेश्चन सोल्व करके काम कर लिया है। 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण और पुनर्गठन, 2, 3, 4, ये वस्तुतः मॉडर्न इंडिया है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो 6 प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद में भारत और विश्व का भूगोल, इसमें से 2 से 3 प्रश्न आपको मैप से मिलेंगे, मैपिंग से इंडिया और वर्ल्ड में, और उसके बाद में कम से कम 5 प्रश्न मिलेंगे इंडियन ज्योग्राफी से, और वो भी वो जो आ चुके हैं। तो अगर मैं होता और हिस्ट्री ज्योग्राफी मेरी खराब होती तो मैं क्या करता, सबसे आखिरी में पढ़ता, परंतु उसमें भी मैं मॉडर्न इंडिया जरूर पढ़ता, उसके प्रश्न जरूर लगाता, इंडियन ज्योग्राफी जरूर पढ़ता, उसके प्रश्न लगाता और एटलस को जरूर देखता रहता। बस इतना अगर मैं काम करता तो मेरे 90 प्रश्न का दायरा में सीमित, 90 प्रश्न तक मैं पहुंच जाता। ठीक है, अब मुद्दा क्या आता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बात को समझ लीजिए। देखिए बच्चों, मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा आपको। MPPSC टेस्ट सीरीज हम लोग, मैं खुद ये 240 पेपर बनाता हूँ, हर साल बनाता हूँ। पिछली बार 125 बनाए थे, इस बार 240 किए हैं। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस, इस तरह के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होते हैं, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। और इस बार मैंने क्या किया है कि यूनिट नंबर 10 जो कि कमीशंस की है, इसके वीडियोस ध्यान दीजिएगा, यही है वो आखिरी में जो मैं बताने वाला था। संपूर्ण वीडियो क्लासेस पूरे शूट हो चुके हैं, पूरा मैटर तैयार है। यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 9 पूरे वीडियोस तैयार है, मैटर है, और यूनिट नंबर 8 में करंट अफेयर्स। ये तीनों चीज़ें आपको इसी टेस्ट सीरीज के साथ मिल रही है। ठीक है, अभी इसको 1250 रुपये में हम लोग ले रहे हैं, GST मिला के लगभग 1475 रुपये हो जाता है। ये नंबर दिए हुए हैं 8602051778। इसमें आपको यूनिट 10 का मैटर का PDF भी मिलेगा। PDF का मतलब पढ़ने के लिए, इसका हार्ड कॉपी ले सकते हैं। यूनिट 9 भी इंग्लिश में भी अवेलेबल है, आप लोग बात करिएगा, जितने हम इंग्लिश में दे सकते हैं वो दे रहे हैं। ये बेसिकली चूंकि मैं हिंदी का टीचर हूँ तो हिंदी में तो हो ही जाता है, फिर हम उसको ट्रांसलेट कराते हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा आगे पीछे होता है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यूनिट नंबर 10 फ्री मिल रहा है आपको, मैटर भी, वीडियोस भी। यूनिट नंबर 9 फ्री मिल रहा है आपको, देखिए आप आराम से, बढ़िया से पढ़िए। यूनिट नंबर 8 भी करंट अफेयर्स भी फ्री मिल रहा है आपको। सारे पेपर्स आपको मिल जा रहे हैं इसमें, और 240 पेपर मिल रहे हैं। बस इतना ही कह रहा हूँ कि इन 240 पेपर में, इन सब चीज़ों में मैंने जो बताया यही रेशो में मैनेज कर रहा हूँ। जितने महत्वपूर्ण मॉडर्न इंडिया के प्रश्न हैं, मिडाइवल के हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, वो ले रहा हूँ, इकोनॉमिक्स ले रहा हूँ। तो कुछ बच्चे तो केवल टेस्ट पेपर लगा के ही हर साल प्री निकाल जाते हैं, आप लोग भी इसका फ़ायदा ले सकते हो। चलिए, सभी को नमस्कार मेरा, और कोशिश करिए आप लोग स्वस्थ रहिए। मुझसे जो भी बन पड़ेगा, मैं और हमारे साथ जो लोग हैं वो आप लोगों के लिए लगातार काम करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे बात कर लीजिए, फ़ोन पे बात कर लीजिए, और मैं आता रहूँगा। ठीक है, चलो अब मुझे अनुमति दो, कल फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।